Next topic is mechanism of breathing. Breathing involves two stages, inspiration and expiration. Inspiration during which atmospheric air is drawn in. इंस्पिरेशन का मतलब ही यही होता है कि जिसमें हम एयर को अंदर की तरफ लेते हैं एंड एक्सपिरेशन मीन्स विच इन विच द एल्वियोलर एयर इज़ रिलीज्ड आउट. जो एल्वियोली से एयर होती है, एल्वियोली कहाँ पे होते हैं, लंग्स में प्रेजेंट होती है, तो लंग्स के थ्रू जो एयर है वो बाहर की तरफ निकल रही है, उसे बोलते हैं एक्सपायरेशन. ठीक है. द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर. और जो ये मूवमेंट होती है एयर की इन एंड आउट, तो ये कैसे होती है, एक बीच में प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बनता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में. इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इंस्पिरेशन कब होगा, कोई चीज़ अंदर कब आएगी, जब वो बाहर ज़्यादा होगी. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि लंग्स के अंदर जो है वो प्रेशर कम हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो. ठीक है. तो हमने डिफ्यूज़न में भी पढ़ा है कि डिफ्यूज़न में जो फ्लो है वो किस तरह से होता है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. डैट इज़ देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑक्सीजन ज़्यादा है और लंग्स में कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एयर से. जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो डायरेक्ट हमारे लंग्स की तरफ मूव करेगी. सिमिलरली एक्सपायरेशन जो होता है वो कैसे होता है, जब इंट्रापल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब ही क्या होता है, लंग्स, लंग्स के अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ हायर. जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो हायर होगा एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होगा. अब कोई चीज़ अंदर ज़्यादा है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है. ठीक है. तो वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी, जिसे हम एक्सपायरेशन बोलते हैं. द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इनर कोस्टल बिटवीन द रिब्स. रिब्स के बीच में क्या होता है, कुछ मसल्स होती हैं, और डायफ्राम जो होता है लंग्स के नीचे होता है, वो भी क्या करते हैं, इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. Inspiration is initiated by contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in the anterior-posterior axis. क्या होता है कि जो अब क्या है, इंटरकोस्टल रिब्स की हेल्प से इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होगी. डायफ्राम क्या, ये वाला रीजन जो होता है नीचे की तरफ, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो जो थोरेसिक चैम्बर जो होता है उसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. थोरेसिक कैविटी क्या होती है, ये सारा जो एरिया होता है वो थोरेसिक कैविटी में आता है, जो हमारा चेस्ट रीजन होता है. तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसके अंदर ये प्रेजेंट है. ठीक है. तो उसकी वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाकी स्पेस बच गया, उसके अंदर मेंटेन हो गया. ठीक है. एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स. रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ ही होंगी. एंड स्टर्नम causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. तो sternum भी जो है उसकी वजह से क्या होगा, thoracic chamber की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम causes a similar increase in the pulmonary वॉल्यूम. अगर thoracic वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है तो पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो रही है. एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. अगर हमें पता है कि अगर एरिया या वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेस इंक्रीज़ हो रहा है, अगर वो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमने पढ़ा भी है या फिर 10th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, जो शार्प ब्लेड्स होते हैं, शार्प एजेस के होते हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है. या फिर हील्स जो होती हैं, जो गर्ल्स वेयर करती हैं, तो उनका प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरिजन टू फ्लैट हील्स. ठीक है. कोई चीज़ फ्लैट है, ब्रॉड है, तो उसका प्रेशर कम होगा. ओके. अब क्या होगा, विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स. अब बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर कम हो गया, क्योंकि अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, तो प्रेशर कम हो गया, तो एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी. इसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं और एक्सपायरेशन इससे उल्टा है. रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इनर कोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम. अब डायफ्राम जो है वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा सेम, एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम. थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस हुई, देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज़ हो गई. अब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. अब अंदर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, कोई चीज़ अंदर जो है वो ग्रेडियंट जो इंक्रीज़ हो गया, कंसनट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है अंदर की तरफ और बाहर कम है, तो वो क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, तो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी एयर बाहर की तरफ, जिसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं.
We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. जो हमारे एब्डोमेन में कुछ मसल्स होती हैं उनकी हेल्प से हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने जो रामदेव बाबा जी हैं वो योगा करते हैं कपालभाति टाइप, ठीक है, तो उसमें ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है हमारा उस एक्सरसाइज से। ऑन एन एवरेज जो हेल्दी ह्यूमन जो है वो ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो एयर है ब्रीदिंग मूवमेंट में उसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से? स्पायरोमीटर, विच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, जिससे हम लंग्स के फंक्शन को भी डायग्नाइज कर सकते हैं ईजिली। ओके।